कांग्रेस के कर्नाटक में मानव तस्करी का काला सच। छोटी बच्चियों का हो रहा था सौदा। कांग्रेस ने की कट्टरपंथी तस्करों को बचाने की कोशिश। जांच के दौरान एनसीपीसीआर की टीम पर मस्जिद से हमला। भारत में तस्करी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, कभी गौ तस्करी को लेकर तो कभी नशीली पदार्थों की तस्करी को लेकर। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो है मानव तस्करी को लेकर। घटना बेंगलोर की है और चौंकाने वाली है, जहां छोटी बच्चियों की तस्करी का घिनौना सच सामने आया है। क्या है पूरी घटना जिसने पूरे शहर को हिला दिया है? बात होगी आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात होगी कर्नाटक के कांग्रेस सरकार की भी, जिसने कट्टरपंथी आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पूरा मामला कर्नाटक के बेंगलोर का है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक अवैध यतीम खाने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीपीसीआर की टीम ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एक यतीम खाना है, जहां पर छोटी बच्चियों को मानव तस्करी के लिए तैयार किया जाता है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक ने आगे बताया कि यतीम खाना की खबर मिलते ही हमारी टीम वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। यहाँ रहने वाली बच्चियों से बातचीत करने पर पता चला कि खाड़ी देशों में शादी के नाम पर इन बच्चियों को तस्करी के लिए ग्रूम किया जाता है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी बात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दक्षिण भारत में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बच्चियों ने बातचीत में बताया कि चिल्ड्रन होम की देखभाल करने वाली सलमा नाम की महिला लड़कियों के रिश्ते कुवैत में तय करवाती है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान जब लड़कियों को CWC के सामने पेश करने की बात आई तो सलमा और उसके मालिक शमीर ने गुंडों को बुला लिया। इतना ही नहीं, प्रियांक ने एक्स पर आगे लिखा, इनके गुंडों ने हमारी टीम से झगड़ा करने की कोशिश की। जब पुलिस के हस्तक्षेप से गुंडों को काबू किया गया तब फोन कर और भी गुंडों को बुलाया गया। साथ ही भीड़ को बुलाने के लिए मस्जिद से ऐलान भी किया गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस की सलाह पर हम पुलिस स्टेशन वापस आ गए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस यतीम खाने में 20 लड़कियां थीं, जिनमें अनाथ बच्चियां भी शामिल थीं। इन बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। पूरे बाल गृह में खिड़की या रोशनदान नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को एकदम कैद करके रखा गया है। कुछ बच्चियां यहां आने से पहले स्कूल जाती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामले की गंभीरता तब समझ में आई जब पता चला कि कर्नाटक सरकार ने 23 नवंबर 2023 को प्रियांक कानूनगो के खिलाफ वारंट जारी किया था। मामला बेंगलुरु के ही किसी दूसरे यतीम खाने का था, जहां विजिट के दौरान प्रियांक कानूनगो ने बच्चों की हालत देखकर उसकी तुलना तालिबानी जिंदगी से कर दी थी। उसी से नाराज होकर कर्नाटक सरकार ने एक शिकायत पर यह कदम उठाया था। यतीम खाने के एक सदस्य की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने प्रियांक कानूनगो के खिलाफ केस को दर्ज किया था। एनसीपीसीआर ने इस एफआईआर के बाद बयान में बताया था कि 19 नवंबर को कानूनगो ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ एक अवैध यतीम खाने में छापेमारी की थी, जिसका नाम दारुल उलूम सैयदिया यतीम खाना था। इस यतीम खाने के निरीक्षण के बाद एनसीपीसीआर ने कर्नाटक सरकार की क्लास लगाई थी और कहा था कि यह राज्य सरकार की लापरवाही का सबूत है और देश के संविधान का उल्लंघन है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया था और उनसे 7 दिन के भीतर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया था। बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हम भारतीय फिल्मों में देखा करते हैं, जहां एक अरबी शेख भारत आता है और लड़कियों को खरीद कर खाड़ी देश ले जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अब सच में देखने को मिल रही है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसी ही तस्करी का मामला सामने आया था, जहां जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर से इथोपिया जा रही 1 दर्जन से ज्यादा नेपाली युवतियों को रेस्क्यू कर मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। जयपुर एयरपोर्ट थाने के थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया था कि उन्हें नेपाल दूतावास से भारतीय दूतावास के जरिए सूचना मिली थी। नेपाली दूतावास की सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए जयपुर की एयरपोर्ट पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सूचना में बताया गया था कि आधा दर्जन के आसपास युवतियों को
तस्करी कर यूथोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है। इस सूचना के आधार पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की टीम के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें नेपाल की 12 लड़कियां मिली थी, जिन्हें प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर इमिग्रेशन ने पुलिस को सौंप दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मानव तस्करी में केवल महिलाएं शामिल नहीं होती, बल्कि बड़े पैमाने पर पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी मानव तस्करी का सहारा लिया जाता है और इस काम के लिए भर भर कर विदेशी फंडिंग भी दी जाती है। बीते वर्ष यूपी एटीएस ने भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर यूपी में रह रहे 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। तीनों फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी के निवासी बनकर और छिप कर यहां रह रहे थे। जानकारी के अनुसार तीनों ही आरोपी इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े थे। इस मामले में वाराणसी में रह रहे आदिल मोहम्मद अशरफी उर्फ आदिल उर रहमान से पूछताछ के बाद सहारनपुर से 2 अन्य आरोपियों शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया गया था। मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे आरोपी। गिरफ्तार शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा ने पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद हबीबुल्लाह मिसबाह के भी फर्जी भारतीय दस्तावेज मिले थे। सहारनपुर से पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे। इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी दी जा रही थी। अब तक की गई जांच में 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग का सबूत मिला है। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग करने और मानव तस्करी में इस पैसे का प्रयोग करने के भी सबूत मिले थे। पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं बांग्लादेशी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध तस्करी से रह रहे बांग्लादेशियों के पकड़े जाने का मामला नया नहीं है, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं। एटीएस ने इसी साल फरवरी से लेकर अब तक की हुई कार्रवाई और अलग अलग शहरों में छापेमारी कर उत्तर प्रदेश से कई रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा है। ये अवैध निवासी सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा और लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। बीते साल जुलाई में पकड़े गए थे 4000 रोहिंग्या। बीते साल यूपी एटीएस ने अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में यह कार्रवाई की गई थी और अभियान चलाकर तकरीबन 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए थे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की संख्या लगभग 4000 थी, जो कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी लगभग 10 से 15 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। कईयों के तो राशन कार्ड और डॉक्यूमेंट भी बने हुए थे। कानपुर से 6 रोहिंग्या, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने कानपुर से 6 रोहिंग्या और 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी में 8 लोगों में 4 महिलाएं भी थी। गिरफ्तार 8 लोगों के पास से 5 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड और बहुत सारे दस्तावेज भी बरामद हुए थे। यूपी एटीएस ने कानपुर के झकरकट्टी बस स्टेशन के पास इन 8 को गिरफ्तार किया था। ये सभी बांग्लादेश की सीमा पार कर आए थे और दिल्ली से जम्मू भेजे जा रहे थे। मुरादाबाद से पकड़े गए थे 5 बांग्लादेशी। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से फर्जी दस्तावेजों के साथ भारतीय नागरिक बनकर रहने वाले 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से पुलिस ने 10 फर्जी आधार कार्ड, 5 वोटर कार्ड, 1 एटीएम, 2 पैन कार्ड, 6 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 2 ई श्रम कार्ड के अलावा 1 पासपोर्ट भी बरामद किया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ 419, 420, 467, 471 और 14C की धाराओं के केस दर्ज किए थे। फरवरी में आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किए 32 बांग्लादेशी। बीते साल फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले 22 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों में 14 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल थी। पुलिस ने इनमें से 28 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सभी लोग नदी के रास्ते बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आरोपी हालिम बांग्लादेश के लोगों को भारत की सीमा में प्रवेश दिलाता है। रहीमा नाम की महिला ने भारत में अवैध रूप से आए लोगों को फर्जी पहचान पत्र बनवाती थी। इंटेलिजेंट ने इनपुट मिलने के बाद सिकंदरा पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी 14 प्रधान की बगीची में बनी झुग्गियों में छापेमारी की थी। झुग्गियों में महिला पुरुष समेत कुल 32 लोग मौजूद थे। बता दें कि इस प्रकार की मानव तस्करी अक्सर शोषण का कारण बनती है। उन्हें कम उम्र में ही तस्करों को बेच दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम भी दी जाती है और कई बार मानव तस्करों द्वारा पुरुषों महिलाओं का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि भारत में लगातार मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।